हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, जो कि है मोशन। ठीक है, तो कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए, है ना। तो देखिए, जो मोशन होता है वो कहने का मतलब है कि आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो रेस्ट में होंगी या फिर मोशन करेंगी। मोशन का मतलब क्या होता है कि उनकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है। रेस्ट का मतलब ये होता है कि उनकी पोजीशन चेंज ना हो, जहां पर वे हैं जिस पॉइंट पे हैं उसी पॉइंट पे रहें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो बहुत खूबसूरत सा चैप्टर है मोशन। चैप्टर आपका है भाई मोशन। ठीक है, हाँ। तो रेस्ट क्या होता है, रेस्ट की पोजीशन क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना करे। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, रेस्ट की पोजीशन पे है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to time, then it's said to be motion. then it's said to be state of rest. then it said to be state of rest. कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई कार है, हम कार बना लेंगे अच्छा से, है ना। ये आपकी कोई कार है, ये अभी पॉइंट ए पर है। ठीक है, आप अभी पॉइंट ए पे देख लो, आप 5 मिनट बाद देखते हो इस कार को, तब भी ये पॉइंट ए पे है। 10 मिनट बाद देखते हो तब भी ये पॉइंट ए पर ही है कार। तो क्या हो रहा है, कार की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, समय बदल रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन कार की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो हम कहेंगे कार किसमें है, रेस्ट की पोजीशन में है। किसमें है भाई, रेस्ट की पोजीशन। तो यही चीज है, when any body does not change its position with respect to time आपका बदले लेकिन उसकी पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए, तो वो किसमें कहलाएगा, रेस्ट की पोजीशन में कहलाएगा। then it's said to be state of रेस्ट। स्टेट ऑफ, बात क्लियर हुई। अब मोशन क्या होता है, चलो मोशन को देख लेते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का ही नाम है। बहुत सिंपल डिफिनेशन होने वाली, आप खुद बता सकते हो। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम बदलने के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी बदलनी चाहिए। अभी हम यहाँ पे हैं, 2 सेकंड बाद हम इधर आ गए, तो हमारी पोजीशन पहले वहां थी, अब यहाँ हो गई, तो हमारी पोजीशन टाइम के साथ क्या हो गई, चेंज हो गई। तो हम किसमें थे, मोशन में थे, है। तो ये चीज होती है मोशन। तो आप डिफिनेशन खूबसूरत से लिख लो भाई, when any object, कुछ बड़ा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, when any object change its position with respect to time, टाइम के साथ बदले, ठीक, with respect to टाइम, then it is said to be state of motion। समझ रहे हो ना हमारे कहने का मतलब, जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता जाए, जैसे समझो कार ही बना लेते हैं, है ना, क्योंकि ये हमको इजी पड़ जाता है। चलो भाई बनाओ, ये कोई कार है आपकी, ठीक है, अभी पॉइंट ए पे है, आप 5 मिनट बाद देखते हो यही कार आपकी आ जाती है, कहाँ पर आ जाती है, पॉइंट बी पर। किस पॉइंट पे आ जाती है, बी।
कितने समय बाद? 5 मिनट बाद। तो आपने कहा हाँ भाई कार मोशन में है। किसमें है? मोशन में है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, पहले पोजीशन इसकी कौन सी थी? ए थी। 5 मिनट बाद पोजीशन क्या हो गई? बी हो गई। तो कहने का मतलब कार आपकी किसमें है? मोशन में है। किसमें है? मोशन में। बात क्लियर हुई? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर दे, देन इट्स सेड टू बी मोशन। हम देख ले कैमरा हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा भाई? हाँ, बहुत साफ सुंदर सुशील तरीके से चल रहा है। चलो चलो चलो, तो ये आपका क्या था? मोशन था। मोशन भी 2-3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? इसको हम मिटा दे रहे हैं, मिटाए। चलो, पहला क्या होता है? सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन? सर्कुलर मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, किस पाथ पे? सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, तो वहां पे जो मोशन होगा उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं? आपका पाथ कैसा होना चाहिए? सर्कुलर पाथ होना चाहिए। सेकेंड क्या होता है? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन ये क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, ठीक है, ऐसे है सीधी लाइन में सीधे पाथ पे मोशन कर रही है, तो वहां पे कैसा मोशन होगा? लीनियर मोशन होगा। तो आप लिख सकते हो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो अगर एक सीधे पाथ पे मोशन हो रहा है तो वो कैसा होगा? लीनियर मोशन होगा। थर्ड होता है ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन ये क्या होता है? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो टाइप मोशन, टू एंड फ्रो टाइप मोशन। टू एंड फ्रो टाइप जैसे झूला देखे हो ना, एक बार इस डायरेक्शन में जाता है, एक बार इस डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। पेंडुलम देखे हो, ऐसे 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 झूलता रहता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑस्किलेटरी मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जो सर्कुलर पाथ पे हो, ठीक, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन में मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन मतलब टू एंड फ्रो, ऐसे है ऐसे, झूले का जो मोशन होता है वो ऑस्किलेटरी। हमको सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? लीनियर मोशन के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लो, फटाफट 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 नोट कर लो। चलो नोट करो भाई, नोट हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम इसको मिटाते हैं। तुम्हारा ही था हर जन्म में तुम्हारा। चलो, अब क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटीज होती हैं उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कब कहेंगे वो हम लोग सीखने वाले हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर करना जरूरी होता है। ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर करना जरूरी हो, बिना मेजर किए, बिना मापे, बिना उनको जोड़े काम नहीं चलने वाला है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कैसी क्वांटिटी कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फिजिकल क्वांटिटी। तो दोज क्वांटिटी which is necessary to measure is called physical quantity, is called physical quantity। ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजरमेंट करना, जिनको नापना जरूरी हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप बाजार जाते हो, ठीक, आप कहते हो भैया आपको 2 किलो आलू दे दो, मतलब जो मास है आपका, मास कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। टाइम आपका, टाइम को क्या करते हो आप? टाइम मेजर करके ही तो बताते हो। लेंथ है, आपको लंबाई क्या करना पड़ता है? मेजर करना पड़ता है। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्या होती है? फिजिकल। अब फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। पहला आपका होता है, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, PQ का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, तो ये 2 टाइप का हो जाता है। पहला आपका जाता है स्केलर क्वांटिटी,
कैसी क्वांटिटी, स्केलर। दूसरा भैया वेक्टर क्वांटिटी, क्या हो जाता है भाई, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी क्या हो, देखो कुछ ऐसी क्वांटिटीज मिलेंगी जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपसे हम कहें भैया बताओ कमरे का टेम्परेचर कितना है, तो आप कहते हो कि सर कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है इस टाइम। अब ये थोड़े ना बताते हो कि सर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन में 25 डिग्री सेल्सियस है और साउथ डायरेक्शन में जो है 30 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ तो आप बताते नहीं हो, आप डायरेक्शन तो बताते नहीं हो, है ना। तो वहां पे कुछ क्वांटिटी होगी जहां पे सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताना हो, वैल्यू बताना हो, परिमाण बताना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मेरे साथ दोहराओ, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। हम बता रहे हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है, पहले हम डिफिनेशन लिख देते हैं। दोज क्वांटिटी which have only magnitude is called physical quantity। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लिखना चाहें तो डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड, टेम्परेचर, है ना, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सभी चीजें क्या होती हैं, मास हो गया। कैसी क्वांटिटी आ जाती है, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल तो है ही, स्केलर है, इनके लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब कि जैसे मास की बात करें, हमको 5 kg आलू लेना है, क्या लेना है, आलू लेना है 5 kg, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 है ये होता है मैग्नीट्यूड, जो नंबर होता है, जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे आप जाते हो, ठीक, कहाँ पर जाते हो, मार्केट में जाते हो, 2 किलो चीनी लेनी है, तो 2 क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है। सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बता दो, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है कि सर जी हमको उत्तर की दिशा में 2 किलो चीनी दे दो, ऐसा कुछ तो आप दुकानदार से कहते नहीं हो, है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा, कहते हो, नहीं कहते ना, स्केलर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर एंड मास, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना, आप लोग बाद में सीखोगे सब। अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड है तो वहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना जरूरी है। तो ठीक है, डिफिनेशन लिख लो, दोज क्वांटिटी which have magnitude and direction both, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मेरे साथ दोहराओ आप, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ दिशा भी हो, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आप जो एग्जाम्पल अगर ले लिया, एग्जाम्पल क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस इंडिया का नाम हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। वेलोसिटी, फोर्स, दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ईटीसी, ये सभी चीजें क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे कैसे, इसमें दिशा बताना आपको जरूरी होता है। हम आपसे कहें आपको दरवाजा ओपन करना है, हो सकता है दरवाजा खींचने में खुले, ठीक, आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे, दरवाजा नहीं खुलेगा। हम आपसे कहेंगे आप दरवाजा खींच के खोलिए, ठीक, तो आप फोर्स तो लगाते हो लेकिन किस डायरेक्शन में, आप ऐसे फोर्स लगाओगे दरवाजा नहीं खुलने वाला है। आप जब पुल करोगे, खींचोगे अपनी ओर, तब दरवाजा खुलेगा। हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, आप कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो रहेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, ऐसे पुश कर रहे हो, डोर नहीं ओपन होने वाला है, आप पुल कर लो, डोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। चलो जल्दी से फटाफट पढ़ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर करना जरूरी होता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। 2 टाइप्स की होती
होती है हमारे 9th क्लास के अकॉर्डिंग, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस, स्पीड एंड टेम्परेचर, और बहुत सारे होते हैं, आप बाद में सीखना। वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ईटीसी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वेक्टर क्वांटिटी हम लोग कैटेगराइज करते हैं। ठीक, चलो आप इसको फटाफट नोट कर लो, तब तक हम देख लें सारी चीजें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही भाई। बहुत बढ़िया देख रहे हैं, चलो नोट्स बना लो। अब हम इनको मिटा रहे हैं। अब क्या सीखने वाले हैं, डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? हमने सीखा डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है ना, इसको हम लोग सीख लेते हैं। तो आप खूबसूरत सी हेडिंग अपनी डाल लो, डिस्टेंस। क्या आपको लिखना है, डिस्टेंस क्या होता है, बताओ बताओ। देखो क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, आप जितना पथ कवर करते हो उसकी जो लेंथ होती है उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो आप, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ covered by any object is called distance, क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पथ की एक्चुअल वास्तविक लंबाई क्या है, उसी को हम लोग तो डिस्टेंस कहते हैं। उसी क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई किसी पथ की कुल लंबाई को आप क्या कहते हो, क्या कहते हैं भाई, डिस्टेंस कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं पे डी से डिनोट कर देते हैं ना, वो आपके ऊपर, आप किससे डिनोट करना चाहो। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी, अभी हमने पढ़ा स्केलर, इसके लिए आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। स्केलर क्वांटिटी ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। सेकंड में क्या लिख सकते हो आप, सेकंड में लिख दो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की फाइव यूनिट क्या होती है, इज मीटर। मीटर को कभी कभी सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग एम से, कभी कभी नहीं, हमेशा ही न्यूमेरिकल में एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये कभी आपका जो है जीरो नहीं हो सकता है ना, इट कैन नेवर बी जीरो। आपका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, ये चीज आप याद रखना है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, मीटर इसका एसआई यूनिट होता है। इट कैन नेवर बी जीरो, ये कभी भी निगेटिव नहीं, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, वो भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन जीरो भी नहीं हो सकता है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हो, डी से या फिर एस से। एस से मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं किसको, हम डिस्टेंस को। बात समझ में आई। अब हम लोग सीखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। खूबसूरत सी बहुत प्यारी सी हेडिंग हमारी है, डिस्प्लेसमेंट है, मुस्कुरा के सुनो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, ये भी एक प्रकार की डिस्टेंस होती है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लिख लो लिख लो लिख लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, लिख सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये क्या होता है, देखो आप जहां से चलना स्टार्ट करते हो और जहां पे जाके रुक जाते हो, उन दोनों पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्ट तरीका है पहुंचने का, ठीक, घुमा फिरा के आपको डायरेक्ट जाना है, वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जैसे सुनो, ये एक लड़का है राजू, मान लो भाई बहुत खुश है, अपनी जिंदगी से बहुत खुश है, लोग तरह परेशान है नहीं, है ना। चलो ये पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, अब ये इधर आता है 3 किलोमीटर, बी डायरेक्शन में जाता है, पॉइंट बी पे कितने डिस्टेंस कवर करता है, 3 किलोमीटर। अब अपने परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जाता है
4 किलोमीटर। इसका इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, पॉइंट ए है। फाइनल पोजीशन कितना है, सी पे जाके रुक गया। आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना चाहो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो होगा। ये हमारा AC क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जा रहा है AC। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें, हमको AC निकालना है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। बेस आपका क्या है, AB का स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 4BC की लेंथ कितनी है, 4 किलोमीटर है, ठीक। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। AB कितना है, 3 की स्क्वायर आप करते हो 9 हो जाता है। AC स्क्वायर इक्वल में 25, ठीक है। AC इक्वल स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा। रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, 5 किलोमीटर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, 5 किलोमीटर। होता क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आप इसको फटाफट नोट कर लो तो हम दोनों में कुछ डिफरेंस है, 2-3 डिफरेंस बता देते हैं प्यारे प्यारे, आप मौज करो, है ना। हाँ, नोट करो जल्दी से। चलो बेटा, अच्छा कुछ चीजें हम डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड और समझ लेते हैं, ठीक। जैसे कि आपको बताएं कि मान लो कोई लड़का है, राजू को ही ले लेते हैं। राजू अपना अच्छा लड़का है, खुश रहता है ना। राजू है, ये पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, पॉइंट बी पे जाता है और बी से सी पे जाता है। ए से बी की डिस्टेंस 3 मीटर है, बी से सी की डिस्टेंस है 2 मीटर। कितनी है, 2 मीटर, ठीक है। तो एक तरफ हम डिस्टेंस लिख लेते हैं, ध्यान से सुनना है आपको, कंफ्यूजन जितनी भी होगी वो क्लियर हो जाएगी इस टॉपिक के बाद। डिस्प्लेसमेंट एक तरफ लिख लेते हैं। अब यहां से कहेंगे टोटल डिस्टेंस बताओ, तो सी पे रुक गया है जाके, ए से बी 3 और 3 में 2 आप ऐड कर दो, डिस्टेंस कितना हो जाता है, 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन। तो 3 और 2 5, 5 ही हो जाएंगे। तो ये भी कितना हो गया, 5 मीटर। अच्छा सेकंड में क्या होगा, अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, ए से बी पे आता है, बी से सी पे जाता है, और ये सी से जाने के बाद फिर से कहाँ पे आ जाए, ए पे आ जाए। कहाँ पे आ जाए, ए पे। ध्यान सुनो, राजू ए से बी गया, बी से सी गया और सी से फिर कहाँ पे आ गया, ए पर आ गया। आपसे कह रहा है डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस हमने बताया एक्चुअल पाथ है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। तो ए से बी की डिस्टेंस मान लो ये 5 है और ये 3 मीटर है, ठीक है। तो ए से बी पे आया डिस्टेंस 5 मीटर, बी से सी 3, 5 और 3 8 मीटर। अब सी से बी गया, ठीक है, 8 और 3 कितना होता है, 11। अब बी से फिर से ए पे आया, 11 5 कितना हो जाएगा, 16। तो डिस्टेंस आपको मिल जाती है यहाँ पर 16 मीटर। अब कह दे भैया बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट से आपको फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। तो ये स्टार्ट पॉइंट ए से कर रहा था और आगे पहुंच गया ए पर, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो जहां से स्टार्ट कर रहा है फाइनली वहीं पे पहुंच गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या मिल गया, 0 मिल गया। एक केस और समझ लेते हैं, थोड़ा सा और कंफ्यूजन हो क्लियर हो जाए। ए से बी चलो मान लो भाई 5 मीटर, बी से सी 4 मीटर, ठीक है। अब जो राजू था ए से बी पे आया, बी से सी पे आया, अब सी से ए पे जाता है और इस डायरेक्शन में डी पे पहुंच जाता है, और ये आपको दे दिया गया है 2 मीटर। कितना दे दिया गया, फिर से सुनो, ए से बी, बी से सी और सी से ए पे आता है, और ए से कहाँ चला जाता है, डी पे। फाइनल पोजीशन क्या है राजू की, डी है। आपसे कहा टोटल डिस्टेंस बताओ, ए से बी आया 5 मीटर हो गया, बी से सी 4, 5 4 9 मीटर, ठीक। अब सी से बी पे गया होगा, 9 4 कितना
13 से यहाँ पे आया, 13 और 5 कितना हो गया भाई, 13 और 5 18 हो गया। अब ए से कहाँ पे जाएगा, डी मीटर, 18 में 2 और ऐड कर दो 20 मीटर इसकी हो जाती है डिस्टेंस। कितना, कैसे, ए से सी तक 9 मीटर, सी से ए तक 9 मीटर, फिर से वापस आया 18 मीटर और ये 2 मीटर और, आपका डिस्टेंस हो जाता है 20 मीटर। अब कह रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ, आपको देखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल से फाइनल, ए और डी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको 2 मीटर नजर आ रही है, तो हमने 2 लिख दिया 2 मीटर। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, वो इधर मोशन कर रहा था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि डिस्टेंस ना तो जीरो हो रहा है और ना ही नेगेटिव हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मेजर डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस आपका जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और कैन बी नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये चीजें समझ में आई। अब हम दोनों के बीच डिफरेंस लिख लेते हैं। चलो, आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है ना। चलो, आपको क्या करना है, एक तरफ डिस्टेंस लिख दो और एक तरफ हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। पहले पॉइंट में आपको डिफिनेशन बतानी है, बता दो भाई क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, कुछ भी लिख सकते हो। टोटल लेंथ ऑफ पाथ ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। लिखने में कोई भी आप जो है कोताही मत करना, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन है ना। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सेकेंड क्या होता है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है भाई, स्केलर। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में आप क्या बताओगे, थर्ड में हम लोग क्या बताएंगे, इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। ये जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। इट कैन बी जीरो और नेगेटिव, ये जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये 2-3 डिफरेंस होते हैं जो कि आपको समझना है। टोटल लेंथ ऑफ पाथ, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो आप इन सबको नोट करो, डिफरेंस तो नोट कर लो। अपने खूबसूरत से टॉपिक पे आते हैं जो कि है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, देखो भाई, यूनिफॉर्म मोशन, अगर आप किसी बाइक से या कार से जा रहे हो तो आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो। मतलब कि समझो, जैसे ए से बी पे आना है, किसी कार को या किसी ऑब्जेक्ट को ए से बी पे आना है, ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, टाइम आपका लगता है 1 आवर। कितना लगता है, 1 आवर लिख लेते हैं, या फिर 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है, आपको टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर। नेक्स्ट 5 किलोमीटर सी पे जाना है, डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, आपको बी से सी तक आने में कितना लगता है, 1 आवर। ठीक है, सी से डी, सी से डी 5 किलोमीटर, आपको टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर।
ठीक है। तो आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो। ए से बी 1 आवर लगता है, कितना डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। बी से सी 1 आवर लगता है, डिस्टेंस कितना 5 किलोमीटर। सी से डी 1 आवर लगता है, डिस्टेंस कितना 5 किलोमीटर। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है तो वहां पे इस प्रकार का जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। क्या कहलाता है? यही से हम लोग फार्मूला बनाते हैं, सॉरी डेफिनेशन बनाते हैं। When an object travels equal distance in equal interval of time, then it's said to be uniform motion. When an object travels equal distance in equal interval of time, then this type of motion is known as uniform motion. तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। आप इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो। ठीक, इसके बाद की जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी तो वो हो जाए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या होता है? ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे आप इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करते। जैसे कि आपको ए से बी पर आना है, ए से बी पर, ठीक, ए से बी पर आपको टाइम लग रहा है 2 आवर का, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। कितना है? 10 किलोमीटर। अब नेक्स्ट 2 आवर पे टाइम बी से सी पर आपको टाइम 2 आवर लगा, लेकिन आप 15 किलोमीटर चलते हो। ठीक है, फिर आप सी से डी पे आते हो, आपकी स्पीड हो जाती है, समय 2 आवर लग रहा है, आप जो है डिस्टेंस कितना कवर करते हो? 8 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। ठीक है, समय 2 आवर का लग रहा है, लेकिन आपकी जो डिस्टेंस है वो कम ज्यादा हो रही है। और ऐसा कब होता है? जब आप मार्केट वगैरह में जाते हो अपनी बाइक से, है ना, तो स्पीड क्या होता है? कभी आप स्पीड ज़्यादा करते हो, कभी अपनी स्पीड क्या करते हो? कम करते हो। तो वहाँ पे डिस्टेंस कभी ज़्यादा हो जाएगी और कभी डिस्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। डिफिनीशन क्या हो जाएगी? तो डिफिनीशन हम लोग कुछ ऐसे बनाएंगे, when an object travels, कवर्स भी लिख सकते हो, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then it's said to be नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वहां पे जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। 2 आवर में 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 2 आवर में, अगले 2 घंटे में आप 25 किलोमीटर अपनी जो है डिस्टेंस कवर करते हो, अगले 2 घंटे में हम लोग मान लो जो है 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। तो कभी डिस्टेंस कम हो रही है, कभी डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक समझने वाले हैं। चलो इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पीड है। स्पीड ये क्या होता है भाई? स्पीड का फार्मूला हमको पता है। स्पीड इक्वल में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डेफिनेशन क्या बनाओगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। आप डिस्टेंस कवर करते हो यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में आप जितनी डिस्टेंस कवर करते हो वो आपकी स्पीड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्पीड कहलाएगी।
ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसका किससे रिप्रेजेंट करते हो हम लोग? एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। फार्मूला होता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे यूनिट एसआई यूनिट स्पीड की हो जाती है। डिस्टेंस किस में होगा? मीटर में। टाइम किस में होगा? सेकंड में। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट ये वेक्टर होगा कि स्केलर क्वांटिटी होगा? स्पीड के लिए आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है भैया? मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट, अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन है, इन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है। आप क्या कर रहे हो? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्पीड चेंज होती रहती है। क्या होती है? स्पीड की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। यहाँ पे कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म मोशन में, स्पीड कांस्टेंट होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड की जो वैल्यू है वो वैरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे स्पीड से। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर की जाती है स्पीड कहलाती है। मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट होता है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट होगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो इसकी स्पीड क्या रहेगी? चेंज होती रहेगी। अब एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें, किसकी बात कर लेते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड ये क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कहने का मतलब इनका क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, ए टू बी आता है, डिस्टेंस 5 मीटर है, टाइम लग रहा है 3 सेकेंड। बी टू सी आता है, ठीक है, डिस्टेंस 10 मीटर है, टाइम लग रहा है 5 सेकेंड। ठीक है। अब आपसे कह रहा है एवरेज स्पीड बताओ। क्या बताना है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस 5 + 10 अपॉन टोटल टाइम 3 + 5। 10 में 5 ऐड करते हो 15 अपॉन में 8। ये आपका क्या हो जाता है? एवरेज स्पीड। इसको आप कैलकुलेट कर लो तो आपकी एवरेज स्पीड 15/8 मीटर पर सेकंड निकल आती है। बात समझ में आई? क्लियर हुई? स्पीड का कॉन्सेप्ट स्केलर क्वांटिटी होता है। आप इसको जहन में बिठा देते। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? ठीक है। डिफिनेशन सेम है, थोड़ा सा फर्क होता है। वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्शन ऐड करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का अगर हम फार्मूला देखें, वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, अपान में जो उसके लिए यूनिट यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। या फिर एक डिफिनेशन और आप लिख सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अब ये तो स्पीड की डिफिनेशन हो गई, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्शन ऐड करना। इन द गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन द गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी।
इसमें डायरेक्शन वर्ड यूज हो गया। अब ये क्या कहलाएगी? वेलोसिटी। ये आपका खूबसूरत सा प्यारा सा छोटू सा फार्मूला है। वेलोसिटी इक्वल में डिस्टेंस अपन सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपन में क्या होता है? टाइम होता है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट मीटर में अपॉन टाइम किसमें? मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ये क्या होता है? वेक्टर होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है। अब वेलोसिटी आपका जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव होता ही है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो वेलोसिटी भी आपकी जीरो, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। ये क्योंकि किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पे। और मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ठीक। अच्छा, अब एवरेज वेलोसिटी की बात करें, अगर हम किसकी बात करें? एवरेज वेलोसिटी। इसको फटाफट आप नोट कर लो, एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। चलो भाई, एवरेज वेलोसिटी, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। एवरेज वेलोसिटी ये क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो, एवरेज स्पीड में क्या था? एवरेज स्पीड हमने पढ़ा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वेलोसिटी, कहने का मतलब क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u है, वो b पे आके रुक जाती है। यहाँ से स्टार्ट करती है पॉइंट a से, किस वेलोसिटी से? u, और b पे आके रुक जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी हम लेट कर ले रहे हैं v। a से b तक आने में टाइम कितना लग रहा है? t लग रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम से कोई मतलब होने वाला नहीं है। अब हम लोग पढ़ने वाले एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी u प्लस v प्लस यू। नंबर ऑफ वेलोसिटी कितने वेलोसिटी? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। नंबर ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। क्या हो जाता है? 2। ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है। अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू अपॉन में क्या हो जाता है? 2। आपको मेन फार्मूला क्या याद रखना है? टोटल वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी, v प्लस यू अपॉन में 2। ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। बहुत ही प्यारी रीडिंग है और खासकर इसका जो डेफिनेशन है बहुत ही अच्छा है। तो आप समझ लो इसको क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड acceleration. Rate of change in velocity is called acceleration. It is represented by small. किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? ब्रैकेट में लिख लेना, a से, स्मॉल a से। रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम होना चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हो, अपॉन में टाइम कर दो, वही तो आपका एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला बनाना चाहें एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन में क्या होना चाहिए? रेट का मतलब अपॉन में टाइम। अपॉन में हम क्या करते हैं भाई? टाइम करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या हो जाए? टाइम हो जाए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बात समझ में? अब इसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना दे? ऑब्जेक्ट आपका है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इनिशियल पॉइंट से ए लेट कर लेते हैं, बी तक जाना है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, फाइनल पॉइंट बी है, फाइनल वेलोसिटी v कर लेते हैं। ए से बी तक आने में टाइम कितना लग रहा है? t।
कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, a से b तक आने में टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है। आपको एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान में टाइम। ये आपके एक्सेलरेशन का फार्मूला हो जाएगा, याद रखना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान में टाइम। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है आपका, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। t मतलब टाइम, t का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल a। फार्मूला एक्सेलरेशन का में चेंज इन वेलोसिटी अपान में टाइम, v माइनस u अपान में क्या हो जाता है, t हो जाता है। यूनिट की बात कर लेते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकेंड में है, टाइम भी आपका किस में होगा, सेकेंड में होगा। मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाती है, इसकी यूनिट हो जाती है। अब ये आपका नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव होता है। एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव। तो इतना आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला देखा, चेंज इन वेलोसिटी अपान में क्या होता है, टाइम होता है। अब हम अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करें, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, अगर v की वैल्यू बड़ी हो जाए। हम सपोज कर लेते हैं जो कार थी वो इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हो रही है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हो रही है, और फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाती है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब कार रुक रही है उस टाइम जो वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लग रहा है वो अपडेट कर रहे हैं 5 सेकेंड। ए से बी तक आने का जो टाइम है वो कितना है, 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालना है, v फाइनल वेलोसिटी 15 माइनस u 10 अपान में टाइम 5 है। 15 माइनस 10 आप 5 करते हो, 5 को 5 से डिवाइड करते हो 1, और ये 1 किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। कब प्लस में आया, जब आपका फाइनल वेलोसिटी बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखते हो इफ v इज ग्रेटर देन u, v का मतलब फाइनल, आप ऐसे लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी बड़ी होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी छोटी होनी चाहिए। नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसा होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर यही चीज 15 हो जाए, 15 मीटर पर सेकेंड, अब जाके धीरे धीरे आपकी कार रुक रही है, उस टाइम जो स्पीड है आपकी 10 है, ठीक है। एक्सेलरेशन बताना है, v की वैल्यू 10, u की वैल्यू 15 अपान में टाइम 5, 10 माइनस 15 माइनस का 5 अपान 5 माइनस। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। कब नेगेटिव हुआ, जब आपका इनिशियल वेलोसिटी जहां से स्टार्ट हो रही कार वो अगर वेलोसिटी आपकी बड़ी है और फाइनल वेलोसिटी आपकी छोटी है, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इफ होगा तो आप लिख लो इफ u v इज लेस देन u, मतलब कि आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो कम होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी कम होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। देन एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है, v छोटा हो और u बड़ा हो, अगर v छोटा रहेगा तो वैल्यू हमारी नेगेटिव में आएगी। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक वर्ड यहाँ पे होता है रिटार्डेशन। क्या होता है, रिटार्डेशन। ये कुछ है नहीं, जो निगेटिव एक्सेलरेशन मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं।
इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब मिलती है? जब फाइनल स्पीड आपकी डिक्रीज होती रहे, पहले ज़्यादा थी फिर आपकी स्पीड वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती है ना, तब आपका एक्सेलरेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन मिला तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, इफ वेलोसिटी नहीं, फाइनल वेलोसिटी डिक्रीजेज, अगर फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है देन एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, ठीक है, एंड इट इज एंड दिस नेगेटिव acceleration is called retardation. If final velocity decreases, then acceleration will be negative, and this negative acceleration is called retardation. जैसे आपकी ट्रेन है, पहले स्पीड जाती है, जब रुकने लगती तो उसकी स्पीड धीरे धीरे फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम होने लगती है, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है। तो अगर एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, अपने मोशन चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन को ग्राफ के तरीके से कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आपकी मेन हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन दो तरीके से होते हैं। पहला होता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहला आपका होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा होता है भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहले जो होती है पॉइंट यूनिफॉर्म मोशन हो रही है। यूनिफॉर्म मोशन हमने कल समझा था कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो ऐसे मोशन हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं ना। तो यहाँ पे कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। इधर आप टाइम लिखते हो टी, और वो किसमें होना चाहिए, सेकेंड में। किसमें, सेकेंड में। इधर हम स्पीड लिख लेते हैं, डिस्टेंस लिख लेते हैं, किसमें होना चाहिए, मीटर में। ये आपका डिस्टेंस हो गया। और कुछ ऐसा आपको लाइन मिलेगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये तो स्पीड होगी या फिर वेलोसिटी होती है, ठीक है, ऐसे। तो ये आपका है ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। समझो, यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे जो स्पीड मिलेगी यूनिफॉर्म स्पीड मिलेगी, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसको आप कह सकते हो यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझो, जैसे कि अगर हम प्लॉटिंग करेंगे 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, सेकेंड है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। यहाँ पे 2, 4, 6, 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 2 मीटर का। ये मीटर में है, और एक इसमें है आपका सेकेंड में। 1 सेकेंड में 2 मीटर का, तो यहाँ पे आपका कर्व बनेगा। अगले 1 सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे जाता है, 4 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। नेक्स्ट 1 सेकेंड मतलब 3 सेकेंड में आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो आप अगर एक लाइन ड्रा करते हो तो कुछ ऐसे आपकी लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी होगी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। कैसी वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म। तो इधर आप डिस्टेंस लिख लेते हो, इधर हम क्या लिख लेते हैं, टाइम। मतलब जितना आप टाइम बढ़ा रहे हो उतना ही आपका डिस्टेंस कवर करो। इक्वल इंटरवल आप टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगा, कैसा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा।
अगर यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है, सेकेंड आपका कुछ ऐसा होगा ग्राफ, ये आपका टाइम है और इधर हम डिस्टेंस लेट कर लेते हैं मीटर में, टाइम किसमें सेकेंड में, ये डिस्टेंस। अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाए या फिर कोई जरूरी इस टाइप का बने, आपका ग्राफ ऐसे भी बन सकता है ऐसे, तो यहाँ पे जो स्पीड मिल रही है, जो स्पीड हमको मिलेगी वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या है, कैसे बनेगा? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक, 1 2 3 4 5, ये मीटर डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है। 1 सेकेंड में 1 मीटर जाता है, अगले 2 सेकेंड में चला जा रहा है आपका मान लो 5 मीटर या 4 मीटर चला जा रहा है, फिर नेक्स्ट 3 सेकेंड में 5 मीटर। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो आपका कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको स्पीड मिलेगी वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। पहले में क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी जो कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो होगा पहला कुछ ऐसे होता है भाई, इधर टाइम सेकेंड में और इधर आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी किसमें होना चाहिए? मीटर पर सेकेंड में। वेलोसिटी वेलोसिटी अगर आप यूनिफॉर्म मोशन ले रहे हो, यूनिफॉर्म मोशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा। कहने का मतलब क्या है? ये है आपका 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। इधर आप वेलोसिटी लिख लो, इधर हमारा टाइम है और ये वेलोसिटी है, ठीक है। 2 था और ये मान लेते हैं 4। 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड है। 3 सेकेंड में भी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, आप टाइम बढ़ाते जा रहे हो लेकिन वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड ही है। अगले 4 से भी वेलोसिटी कितना हो रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड ही हो रहा है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। आप टाइम तो बढ़ा रहे हो लेकिन वेलोसिटी आपका कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड है। 2 सेकेंड में भी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड में भी वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड ही है। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, टाइम आपका इस डायरेक्शन, टाइम सेकेंड में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, सेकेंड कुछ इस तरीके से भी आपको ग्राफ देखने को मिल सकता है। टाइम टी होता है सेकेंड में है और ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, बी से रिप्रेजेंट करते हो कुछ ऐसे आता। ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा भाई? एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर यहाँ पे कह दे आप, चलो मान लेते हैं इसके लिए ए से बी तक का हमको बताना है, स्पीड बताना है। ए से बी तक स्पीड कितनी थी? तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक टाइम पे लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, इसको T1 मान लो, इसको हम डिस्टेंस मान लेते हैं S1, ठीक है। बी पे एक लाइन ड्रा करो, इसको हम T2 मान लेते हैं और डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रा करो S2। हमको निकालना क्या है? स्पीड निकालना है। स्पीड का फार्मूला हमको पता है, डिस्टेंस अपन क्या होता है? टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपका हो जाएगा, आप ए से बी निकालना चाहते हो, ए बी निकालना चाहते हो तो S2 माइनस S1, ठीक है। अपन यहाँ से यहाँ तक का टाइम T2 माइनस T1, T2 माइनस क्या हो जाएगा? T1। ये आपका हो जाएगा क्या? स्पीड। क्या हो जाएगा? स्पीड। अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो, ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगा वो इतना, अगर आप जैसे इस वाले ग्राफ में ए से
बी तक का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये चीज जो एरिया होगा, जितना एरिया इसका होगा वही डिस्टेंस कहलाएगा। तो डिस्टेंस अगर ग्राफ में कहीं डिस्टेंस फाइंड करो तो आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा, जो एरिया होगा वही डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, अभी न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करवाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। चलो बेटा, अब आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाली है, शुरू होने वाली है। इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ हम लोग समझने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे सारे न्यूमेरिकल्स हमारे आते हैं, तो हम बहुत खूबसूरत तरीके से, एकदम मिठाई के तरीके से, मक्खन के तरीके से समझते हैं अपना टॉपिक। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन इक्वेशन होते हैं मोशन के। पहला आपका होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड आपका होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन होते हैं मोशन के, जहां पे v क्या है, v होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। a होता है एक्सेलरेशन, a आपको मिलता है एक्सेलरेशन, t आपका होता है टाइम, और s क्या होता है डिस्टेंस होता है। जो सिंबल यहाँ पे यूज हुए हैं वो कुछ ये चीजें होती हैं। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, अगर u है तो इनिशियल वेलोसिटी, s का मतलब डिस्टेंस, t का मतलब टाइम, a का मतलब क्या एक्सेलरेशन। इसी तीनों इक्वेशन का प्रूफ हम लोग समझने वाले हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ, फिर सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ, फिर थर्ड। दो तरीके समझेंगे, पहला मैथमेटिकल तरीका होगा, दूसरा ग्राफिकल तरीका होगा। तो पहले मैथमेटिकल तरीके से समझ लेते हैं, इसको आप नोट कर लो थोड़ी देर के लिए, है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो मैथमेटिकल तरीके से हम इसका प्रूफ समझने वाले हैं, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन, आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारी खूबसूरत सी हेडिंग है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका प्रूफ हमको करना है। इसके लिए आप क्या करोगे भाई, एक्सेलरेशन ले लेंगे, हमको एक्सेलरेशन का फार्मूला पता है, बताओ कमेंट करके एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अपॉन क्या होता है, टाइम। कोई ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से बी पे जाती है, ए पे फाइनल इनिशियल वेलोसिटी u है, बी पे फाइनल वेलोसिटी v है, टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, अपॉन में कितना टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में कितना भैया, टाइम होता है। समझ में आया क्या, चलो बहुत बढ़िया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, at इज इक्वल टू v माइनस यू, माइनस का u इस डायरेक्शन में ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, u प्लस at इक्वल में v। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू। तो अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, इसको मिटा दें, आप नोट कर लो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो यहाँ पे देख लेते हैं सेकेंड, और थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं ना, सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस का फार्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल में होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड ना लेकर के वेलोसिटी लेंगे, वो भी एवरेज वेलोसिटी, इनटू में हो जाएगा आपका टाइम, इनटू में क्या हो जाएगा टाइम। डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। और हमने आपको बताया एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि टोटल वेलोसिटी अपॉन में नंबर ऑफ वेलोसिटी। टोटल वेलोसिटी मतलब v प्लस यू, और कितने हैं, 2 हैं, इनटू में टाइम है, टाइम को आप किससे लिख सकते हो, t लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पे हम कुछ ऐसा करें कि u हमको जो हमारा सेकेंड इक्वेशन होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, ये हमको प्रूव करना है। आपको s लाना है, u लाना है, a लाना है, t नहीं। यहाँ पे v नहीं दिख रहा है, आपको v इस इक्वेशन से v को रिमूव कर देना है। क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। अच्छा v की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं? v की वैल्यू हम u प्लस AT लिख सकते हैं, पहले इक्वेशन से लिख सकते हैं ना। तो आप लिखो यहाँ पे पुटिंग v इज इक्वल टू u प्लस AT s, ठीक है। v की जगह हम लिखेंगे u प्लस AT, v की वैल्यू हो गई, और प्लस में आपका कितना है? u है, अपान में 2, और n2 में कितना? t। अब यहाँ पे s इज इक्वल टू u और u ऐड होकर के 2u हो जाएगा, प्लस में कितना भाई? AT अपान में 2, और n2 में कितना मिल रहा है? t मिल रहा है, ठीक। अब इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ दो, 2u अपान 2, 2u अपान 2, AT अपान में कितना हो जाएगा? 2, n2 में कितना? t। हमने क्या किया? v की वैल्यू यहाँ पे रख दी, u प्लस AT नोट कर लिया, प्लस का u हो गया, इनटू में t अपान में कितना? 2। u और u ऐड होकर के 2u हो जाता है ना, और AT आप नोट कर लो। अब इसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर दो, 2u अपान 2 AT अपान 2 हो जाएगा। 2 से 2 हमारा कैंसिल, s इक्वल में u इनटू में t है तो ut हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 अपान 2। आप 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई पाप नहीं लगने वाला है, क्योंकि 80 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 80 ही रहेगा, है ना। 1 अपान 2 लिख दो। अब यहाँ पे a है, t का t से मल्टीप्लाई t स्क्वायर, ये आपका हो जाता है, क्या हो जाता है? सेकेंड इक्वेशन। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको जहन में बिठा लो, काम देगा। s इज इक्वल टू ut प्लस कितना? हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया क्या? आप सेकेंड इक्वेशन भी नोट कर लो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। हम थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं बेटा। चलो थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, चलो भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या होता है? यहां से भी हम वही चीज लेंगे, हमको फार्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू द टाइम, इनटू में क्या होना चाहिए? टाइम। s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी आपको पता है कि नहीं? v प्लस यू अपान 2 इनटू में क्या? t। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, हमारा थर्ड इक्वेशन होता क्या है? ये होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल में 2as। v है, u है, a है, s है, t नहीं। यहाँ से आपको t हटाना है। t कैसे हटाओगे? फर्स्ट इक्वेशन, ये सबका दादा है, ठीक है। इसी से सारी कहानी स्टार्ट होने वाली। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू निकाल लें, v u इधर आके माइनस u हो जाएगा, इक्वल में कितना बचेगा? a बचेगा, AT बचेगा। v u प्लस में है, आप इधर ट्रांसफर करते हो, माइनस करिए, इक्वल में AT। v माइनस यू अपान में a इक्वल टू t। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम t की वैल्यू v माइनस यू अपान a लिख सकते हैं, कोई पाप नहीं लगने वाला है, काम की बात है आपके, है ना। तो यहाँ पे t की वैल्यू रखो, पुटिंग t इज इक्वल टू कितना भाई? v माइनस यू अपान a। अब आप रखो s इज इक्वल टू v प्लस यू अपान 2 इंटू टी की वैल्यू v माइनस यू अपान में क्या? a। f इज इक्वल टू v प्लस यू, v माइनस यू, फार्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपके काम की बात है। v प्लस यू, v माइनस यू, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान में 2a हो जाएगा। 2a को इधर ट्रांसफर कर दो, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल में 2as। यही तो होता है थर्ड इक्वेशन, है ना, किसी से बताने मत। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल में 2as, आपको आसानी से आ गया, ठीक है। तो ये कुछ आपके प्रूफ थे, डेरिवेशन थे किसके? इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेमेटिकल इक्वेशन भी कहते हैं। आप नोट कर लो इसको, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल में 2as, ठीक। चलो
ठीक, नोट कर लिया आपने। अब हम लोग समझने वाले हैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं ग्राफिकल तरीके से। किसके तरीके से? ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफिकल डेरिवेशन से सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल डेरिवेशन, ग्राफिकल डेरिवेशन, ग्राफिकल डेरिवेशन। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों इक्वेशन, फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। यस है ना। चलो, तो पहला आपको हम प्रूव करके दिखाते हैं, लेकिन ये हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से प्रूव करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसे बनता था, ठीक ऐसे बनता था। इधर आप टाइम लिखते थे और इधर हमारा क्या होता था? वेलोसिटी होता था। लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सपोज कर लो, लेट कर लेते हैं पॉइंट ए पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। ध्यान से सुनना, पॉइंट ए पे जो ऑब्जेक्ट था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यहाँ पे क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, थोड़ा सा ऊपर गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई? u हो गई। जब ये पॉइंट बी पर पहुंचा, पॉइंट बी पे पहुंचा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो कितनी हो गई? v। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी वो कितनी हो गई? v हो गई। इस पॉइंट का नामकरण कर दो। चलो हमने e मान लिया, कितना मान लिया? e मान लिया। इसको मिला दो यहाँ से, इसको हम c मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? c। ए बी हो गया, इसको इससे मिला दो भाई कुछ ऐसे, ये d हो गया और ये पॉइंट हमारा हो गया o। ये आपका कंप्लीट ग्राफ बन गया। फिर से समझो, आप इधर वेलोसिटी लेते हो, इधर हम क्या ले लेते हैं? टाइम ले लेते हैं। पॉइंट ए पर जब ऑब्जेक्ट था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी थी u, ठीक है। जब बी पे पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी v। अगर ये v है यहाँ पर तो ये भी कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना हो रहा है? t लग रहा है। कितना लग रहा है? टाइम t लग रहा है। हमने OC की डिस्टेंस मान ली कितना है? t है। अब हमको पहला इक्वेशन चाहिए। पहला इक्वेशन कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन के फार्मूले से। एक्सेलरेशन इक्वल में होता है चेंज इन वेलोसिटी, फार्मूला याद है क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपान में होता है टाइम। एक्सेलरेशन को हम ए से अगर रिप्रेजेंट करें, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब ओ ई अंत में कहाँ पे जाती है? बी पे जाती है और बी ई के पैरेलल में है ना, तो ओ ई फाइनल वेलोसिटी मतलब ओ ई माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओ ए, ओ ए इनिशियल वेलोसिटी ओ ए अपान में टाइम ओ सी, अपान में कितना टाइम? ओ सी। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ई, ओ से ई तक कितना है वेलोसिटी? v है। ओ से ए पर वेलोसिटी कितना है? u है। और टाइम ओ से सी पहुंचने पर टाइम कितना लग रहा है? t लग रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, माइनस यू को इधर लाएंगे प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। और ये गजब, हमारा पहला इक्वेशन आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, आपका पहला इक्वेशन बहुत शानदार तरीके से आ गया। आप इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो हम अपना सेकेंड वाला बताएं, ठीक है, नोट कर लिया। चलो सेकेंड बताते हैं। सेकेंड कैसे निकालोगे भाई? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके लिए आपको एरिया लेना पड़ेगा। किसका एरिया लेना पड़ेगा? ओ ए बी, ठीक है, सी। किसका एरिया लेना पड़ेगा? ओ ए बी सी ओ का। तो आप लिख दो यहाँ पे एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। अब ये जो फिगर बन रहा है, ये जो फिगर बन रहा है, यहाँ पे दो चीजें आपको मिल रही, एक तो आपको रेक्टेंगल देखने को मिल रहा है और दूसरा आपको ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया जोड़ दें, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा? इस पूरे फिगर का, इस पूरे ग्राफ का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए डी सी, ओ ए डी सी प्लस, मतलब रेक्टेंगल के एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, ठीक है। आपको पूरे का
एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया हमने ऐड कर दिया। अच्छा मैंने बताया था एरिया जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया आप OABC का मतलब हो जाएगा S, कितना हो जाएगा S हो जाएगा। एरिया आप रेक्टेंगल OADC, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ, इनटू में क्या होता है भाई ब्रेथ होता है, तो लेंथ कितना है आप मान लो OA, ठीक है, इनटू ब्रेथ कितना हो जाएगा OC हो जाएगा, लेंथ इनटू में कितना हो गया ब्रेथ हो गया, प्लस एरिया ट्रायंगल 1/2 बेस। अब ADB की बात कर रहे हो ना, यहाँ पे देखो AD और ये क्या है B है, हमको इसकी क्या निकालना है एरिया निकालना है, हमको फार्मूला पता है 1/2 बेस, बेस कितना है AD है, इनटू में हाइट, हाइट कितना है DB है, हाइट कितना है भाई DB है 4, S इज इक्वल टू OA, O से A तक की डिस्टेंस कितना U इंटू OC, O से C तक की डिस्टेंस कितना T, तो ये हमारा UT हो जाएगा प्लस 1/2 AD, A से D जितना AD है उतना ही OC हो जाएगा, मतलब OC AD के इक्वल हो जाएगा, A से D तक की डिस्टेंस O से C तक के इक्वल हो जाएगा, मतलब 80 हो जाएगा, AD की जगह लिख सकते हैं T DB। अब आपको DB निकालना है, कैसे निकालोगे DB है, ठीक है, DB को आप क्या लिख सकते हो, DB को हम लिख सकते हैं AE, चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, AD को लिखा जा सकता है OC इंटू DB को लिखा जा सकता है AE, DB किसके इक्वल हो जाएगा AE के इक्वल हो जाएगा, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 OC हमारा आ गया है T इंटू AE क्या होगा, कैसे निकालोगे आप बड़े वाले लिंक से OE से OA माइनस कर दें, हमको चाहिए क्या, हमको AE चाहिए, क्या चाहिए भाई AE चाहिए, तो हम OE से कितना माइनस कर दें OA माइनस कर दें, तो हमको ये लेंथ मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी OE माइनस OA हो जाएगा, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 इंटू T, OE की वैल्यू कितना है OE, O से E फाइनल वेलोसिटी V माइनस OA कितना मिलता है OA आपका है U, लेकिन यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में हमको V नहीं लाना है, V नहीं लाना तो कैसे सॉल्व करोगे, UT प्लस 1/2 इंटू T, U की V की जगह हम लिख सकते हैं U प्लस 80, V की वैल्यू कितनी होती है U प्लस 80 और माइनस का कितना है U है, ये प्लस का U ये माइनस का U कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस कितना मिलेगा 1/2 T और ब्रैकेट में कितना मिल जाता है 80 मिल जाता है, S का फार्मूला UT प्लस 1/2 A लिख दो, T का T से मल्टीप्लाई में T स्क्वायर है गजब, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, आपको सेकेंड फार्मूला भी मिल गया। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें है, समझना है कि आपको इसका एरिया लेना है, ये एरिया दो चीजों से मिलकर बनेगा रेक्टेंगल और ट्रायंगल, रेक्टेंगल में होता है लेंथ OA और ब्रेथ कितना OC, 1/2 बेस आपका AD है और परपेंडिकुलर कितना है हाइट कितना है DB है, आप उसको क्या कर देते हो सभी चीजों की वैल्यू सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है। अच्छा इसको नोट कर लो, तो हम थर्ड इक्वेशन की बात करें, थर्ड इक्वेशन की बात करें भाई, थर्ड इक्वेशन कैसे लगाओगे, थर्ड इक्वेशन कुछ इसी तरीके से हम लगाएंगे। अब यहाँ पे भी आपको एरिया ही लेना है, ठीक है, लेकिन अब एरिया ट्रेपेजियम, यहाँ पे देखो एक ट्रेपेजियम बन रहा है कुछ इस तरीके से OC A, ये पॉइंट हमने माना D और इसको B हमने मिला दिया, ये फिगर आपका एक ट्रेपेजियम है, क्या है ट्रेपेजियम है, तो हमको लेना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा OABC, हमको फार्मूला पता है ट्रेपेजियम के एरिया क्या होता है 1/2, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में होता है हाइट, इनटू में क्या होती है हाइट होती है, परपेंडिकुलर होता है। अच्छा एरिया को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस से, मतलब S हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड,
1/2। पैरेलल साइड का मतलब क्या भाई, OA, क्या OA, OA के पैरेलल आपको क्या दिख रहा है, BC दिख रहा है। OA के पैरेलल हमको दिख रहा है BC, इनटू में हाइट, हाइट का मतलब ये वाली डिस्टेंस, हाइट का मतलब कितना, OC हो जाएगा, हाइट आपका कितना हो जाएगा, OC हो जाएगा। ठीक, फिर से समझो, पैरेलल ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड को जोड़ दो, एक ये साइड इसके पैरेलल, ये OA प्लस कितना BC हो गया, इनटू में हाइट, हाइट आपका कितना है, OC है, तो हमने OC नोट कर लिया। S इज इक्वल टू 1/2 OA, O से A तक की डिस्टेंस U, BC, B से C तक की डिस्टेंस मतलब फाइनल वेलोसिटी V के इक्वल हो जाएगा। ठीक, OC हमारा कितना है, OC हमारा कितना है भाई, T है। इसको आप सॉल्व करो तो S 1/2 U प्लस V, T नहीं लाना होता हमको, थर्ड इक्वेशन में T नहीं चाहिए, तो हमको फार्मूला पता है V इज इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, V माइनस U इक्वल में AT, V माइनस U अपान A इक्वल में कितना T। तो T की वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं V माइनस U अपान में कितना भैया, A लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, S इक्वल टू V प्लस U, V माइनस U क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपान में 2 इंटू कितना है, A है। इसको आप इधर भेज दो, 2AS इक्वल में V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, यही तो आपका फार्मूला होता है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल में 2AS। अरे गजब, आपको थर्ड इक्वेशन भी मिल गया। किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। आप तीनों इक्वेशन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, आप इसको नोट कर लो। चलो भाई नोट कर लो, नोट कर लिया आपने, चलो इसको हम मिटाते हैं। ग्राफिकल डेरिवेशन आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब एक लास्ट हेडिंग इस चैप्टर की बची हुई है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये कौन सी बला है भाई, ठीक है। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, घूम रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, लेकिन वहां पे जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तो जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। समझो, इफ ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ with uniform speed, then it is said to be uniform circular motion। कहने का मतलब क्या है, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, मोशन कर रही है, मूव कर रही है, और वहां पर उसकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए। तो जो मोशन होता है उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इफ अ बॉडी इज, मेरे साथ दोहराओ, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, देन द मोशन विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तब आपका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। यहीं से आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है।